आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,019 करोड़ 54 लाख रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। कहा, विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,019 करोड़ 54 लाख रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240 करोड़ 97 लाख रुपए की मदद अंशदान के रूप में मिलेगी। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399 करोड़ 50 लाख रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620 करोड़ 4 लाख रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107 करोड़ 88 लाख रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942 करोड़ 73 लाख रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022 करोड़ 27 लाख रुपए और चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अनुपूरक बजट में प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह मजबूत है। श्री खन्ना ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स हैं, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हों उनको करवाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। उधर सदन में अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और वेल में आकर नारेबाजी की। वहीं मानसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में उर्वरक व बीज का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि खाद व बीज किसानों को समय से नहीं मिल पा रहा है। सपा सदस्य डॉक्टर मान सिंह यादव ने विगत 3 वर्षों में प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए आवंटित बजट पर प्रश्न पूछा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक है। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया।
ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक आज लखनऊ में संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हुई। ये बयान ब्रिक्स सदस्य देशों में सांख्यिकीय ढांचे को अधिक मजबूत, पारदर्शी और नीति प्रासंगिक आधिकारिक आंकड़ों के लिए आधार तैयार करता है। बैठक के दूसरे दिन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया ने आधिकारिक आंकड़ों, क्षमता निर्माण और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञान के आदान प्रदान, तकनीकी और पद्धतिगत प्रगति, मानव संसाधन विकास, AI, मेटा डेटा मानकीकरण और ओपन डेटा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षाविद, थिंक टैंक, नागरिक समाज संगठन और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। प्रदेश सरकार ने आज राज्य के 13 IAS अफसरों का स्थानांतरण किया है। इनमें 4 मंडलायुक्त भी शामिल हैं। इंद्र विक्रम सिंह को गोरखपुर मंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। प्रबंध निदेशक PCDF वैभव श्रीवास्तव को बस्ती का मंडलायुक्त, शंभू कुमार को प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से हटाकर बरेली का मंडलायुक्त और डॉक्टर लोकेश M को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। श्री शेखावत ने यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के पश्चात सारनाथ में धार्मिक स्तूप सहित पुरातात्विक खंडहरों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि सारनाथ के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक स्तर पर उसके प्रचार प्रसार को नई गति देगी तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर और अधिक प्रतिष्ठा दिलाएगी। ये सारनाथ का ये मॉन्यूमेंट इनक्रिप्ट होने के बाद में निश्चित ही यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ी अभिवृद्धि करेगा। सारनाथ से निकल करके जो संदेश भारत के संदेश के रूप में, भगवान बुद्ध के संदेश के रूप में, धर्म चक्र के प्रवर्तन के साथ में जो संदेश यहाँ से निकला, इस संदेश ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का, बहुत बड़ी आबादी के जीवन को अवलंबन दिया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इसके पूर्व वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर ने मेरठ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन गन्ना, मक्का और धान उत्पादक किसानों के लिए फायदेमंद है। राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, शामली सहित प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं हापुड़ में भारी बारिश के चलते कुछ जगहों पर जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई। एक रिपोर्ट। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था। जनपद हापुड़ में सावन मास की पहली तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जनपद हापुड़ में बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी। वहीं बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखाई दी। किसानों के खेतों में खड़ी गन्ना, धान सहित सभी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी बताई जा रही है। हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर आते कांवड़िये बारिश में भीगते हुए काफी आनंदित दिखाई दिए। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,019 करोड़ 54 लाख रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न, संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण, कहा विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।